नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, एक बात आपने अपनी ज़िंदगी में नोट की होगी कि कभी कभी इंसान को मुसीबतें हर तरफ से घेर लेती हैं। जिधर निगाह उठाइए उधर ही कोई मुसीबत का पहाड़ खड़ा है। और कुछ ऐसी हालत, ऐसी गति आजकल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की है। मुसीबतें ही मुसीबतें। और मुझे लगता है कि इन मुसीबतों के बीच में तीन ऐसी बड़ी मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं कि अगर फौरी तौर पर उनका हल नहीं ढूंढा गया, अगर उनका कोई तोड़ नहीं ढूंढा मोदी ने या अमित शाह ने, तो ये मुसीबत जी का जंजाल बन सकती है। अब दोस्तों, ये तीन बड़ी मुसीबतें क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, या आप यूं कहें कि सबसे बड़ी तीन चुनौतियां क्या हैं जो 2024 में मोदी और अमित शाह का रास्ता रोक सकती हैं। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि अगर इन चैलेंजेस का, इन चुनौतियों का तोड़ नहीं ढूंढा गया तो यकीन मानिए मोदी की नाव बीच मझधार में कहीं भी पलट सकती है। अब दोस्तों, फौरी तौर पर ये जो तीन बड़ी मुसीबतें हैं, या यूं कहें ये जो सिरदर्द हैं मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे गुजरात लॉबी इनसे निपटेगी। और अगर ये आप पूरा खेल समझ गए, रणनीति समझ गए, तो मुझे लगता है कि 2024 की जो बिग पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या वाकई मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं या नहीं ले पाएंगे, ये पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर होगी। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। लेकिन मैं पहले फौरी तौर पर वो जो सिरदर्द हैं क्या है। नंबर 1, गुजरात चुनाव। और गुजरात चुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि अगर मोदी अपने होम स्टेट में हार गए, अमित शाह अगर अपने होम स्टेट में हार गए, बड़ी किरकिरी होगी। आप कह सकते हैं कि वो जो डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव होगा पार्टी पर, उसे उभरना आसान नहीं होगा। और ये जो दिक्कत है, ये जो सिरदर्द है, इसलिए गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गुजरात में एक गुमनाम सा मुख्यमंत्री है जिसे कोई नहीं जानता। एक गुमनाम सी कैबिनेट है जिसने जमीन पर कुछ काम नहीं किया है। अब इस गुजरात के चैलेंज को, इस बाजी को, इस मुश्किल बाजी को कैसे पलटते हैं मोदी, मैं इस पर कुछ खुलासे करने जा रहा हूं। लेकिन पहले चुनौती नंबर 2, सिरदर्द नंबर 2, और ये है भारत जोड़ो यात्रा। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बढ़ रही है, राहुल गांधी अल्टीमेटली एक क्राउड पुलर हो गए हैं। एक एक उनके फेज में, यात्रा में 40-40, 50-50 हज़ार लोग जुट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तकरीबन 700 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र वो तय कर चुके हैं। और इस सब के बीच जिस तरह से राहुल गांधी की जो छवि है वो बदल रही है, और जो सर्वेज आ रहे हैं, जो इनपुट्स आ रही हैं कि किस तरह से राहुल गांधी एक बड़े कैनवास पर अपने को पोजीशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये यात्रा तो अब शुरू हुई है, भाजपा के कर्नाटक से, फिर भाजपा के महाराष्ट्र में, फिर भाजपा के मध्य प्रदेश में, ये चलती चली जाएगी। और शबाब पर जब पहुंचेगी क्या होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर भी मैं आऊँगा कि इसका तोड़ क्या ढूंढा है भाजपा के चाणक्य ने, अमित शाह ने, उसका भी खुलासा होगा। और सबसे बड़ा जो सिरदर्द है वो ये जनाब है नीतीश कुमार। जब से भाजपा छोड़ी है नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है जो लोग, जो सूत्र मुझे बताते हैं कि वाकई अमित शाह को ढंग से नींद नहीं आ रही आजकल, और इसीलिए हर 10वें दिन वो बिहार भाग रहे हैं। गुजरात छोड़कर, हिमाचल छोड़कर बिहार भाग रहे हैं। क्या है रणनीति चाणक्य की, इसका भी खुलासा मैं करने जा रहा हूं। अब गुजरात जहां
केजरीवाल ने नाक में दम कर दिया है मोदी जी के, उस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, वो जो तस्वीरें आपने देखी माँ के जूते के फीते बांधते हुए, माँ जो बीमार है, जो अपने बेटे के पास पहुंची है, थक गई है, उसको प्यार से समझाकर गाड़ी में बैठाते हुए, इन तस्वीरों का कोई तोड़ नहीं था बीजेपी के किसी प्रवक्ता के पास। और जाहिर तौर पर सुबह सुबह जब इन तस्वीरों को अखबार में देखा होगा मोदी जी ने, तो सुबह की जो पहली चाय है वो कड़वी हो गई होगी। अब इसका तोड़ क्या है? एक तरफ मोदी जी गुजरात में बिजी हैं, उन्हें अपना घर बचाना है। दूसरी तरफ अमित शाह जो हैं वो बिहार में बिजी हैं, क्योंकि वहां पर चैलेंज है सबसे बड़ा। अगर बिहार हाथ से निकल गया, जहां पर स्वीप किया था, तो बाजी हार गए 2024 की। तो एक तरफ गुजरात में मोदी जी हैं, उधर बिहार में अमित शाह हैं, और बीच में जो रास्ता है उनके अरमानों को चीरती हुई यात्रा निकल रही है। अभी जो कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 21 दिन 21 डेज ये यात्रा यहाँ से निकलेगी इस स्टेट से। और हकीकत यह है कि एक एक दिन, 21 दिन का एक एक दिन भाजपा पे भारी पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि भाजपा एक कमज़ोर विकेट पर कर्नाटक में खड़ी है। दरअसल सरकार वहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस की थी, जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की मदद से अमित शाह ने, चाणक्य ने गिरा दिया और वहाँ बीजेपी की सरकार स्थापित कर दी। तो सरकार तो है लेकिन कमज़ोर है। और इसीलिए जब इस यात्रा में भीड़ बढ़ती गई, और मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि 30 दिन की यात्रा हो चुकी है अब तक, और 700 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं राहुल गांधी। और ऐसा बताया जाता है, कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रास्तों पे, हाईवेज पर, चाहे पानी हो, बरसात हो, जो भी हो। अब ये जो एक आप कह सकते हैं सपोर्ट है राहुल गांधी को, कांग्रेस को, जैसे छाती पर सांप लौट रहा हो। और मुझे ये बताया गया, बीजेपी के एक रिपोर्टर ने बताया कि एक मीटिंग हुई 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, जिसमें जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, इनफॉर्मल मीटिंग थी। और उसमें इन साहब को, अरुण सिंह ये जनरल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक के इंचार्ज हैं, इनको भेजा गया बैंगलोर। अरुण सिंह बैंगलोर पहुँचे और वहाँ पर बोम्मई साहब और येदुरप्पा, इन लोगों की मीटिंग हुई। और ये कहा गया कि भाई इस यात्रा का तोड़ क्या है। अब अरुण सिंह ने और बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और येदुरप्पा हैं, इन लोगों ने मिलकर जो तोड़ निकाला भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में, वो ये था कि बीजेपी अब तूफानी चुनावी दौरे करने जा रही है कर्नाटक में। यानी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चलेगी और दूसरी तरफ दौरे होंगे, चुनावी दौरे। और पहले फेज़ में कर्नाटक की 50 कंस्टिट्यूंसीज, 50 सीटों पर बीजेपी सभाएं करेगी, रैली करेगी, प्रोग्राम्स करेगी। लेकिन चाणक्य को लगता है, भाजपा के चाणक्य को लगता है कि इससे मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों पर वहाँ चुनाव होने हैं कर्नाटक में, बीजेपी कमज़ोर विकेट पर है। और तब चाणक्य को इन साहब की याद आई। ये तस्वीर ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीर है डी शिव कुमार की। ये कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, और डी शिव कुमार ही सूत्रधार हैं कर्नाटक में 21 दिन की जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की। और तब ब्रह्मास्त्र चला बीजेपी ने, डी शिव कुमार पर फंदा कस दिया ईडी का, और इनको कर्नाटक से सीधे दिल्ली बुला लिया। आप दिल्ली आइए, इनको समन गए। और आप कह सकते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर ईडी यानी थर्ड अंपायर के जरिए भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। अब बहरहाल डी शिव कुमार से पूछताछ हो रही है दिल्ली में, उनको परेशान किया जा रहा है, यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन बुरी खबर चाणक्य के लिए यह है कि डी शिव कुमार को दिल्ली बुलाकर ईडी के फंदे में फंसाकर पूरी योजना बूमरैंग कर गई। क्योंकि जब से डी शिव कुमार दिल्ली में उनकी घेराबंदी हो रही है, तब से यात्रा में ऐसा कहा जा रहा है भीड़ और बढ़ रही है। तो आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा, इसका तोड़ निकालने की कोशिश तो करी चाणक्य ने,
लेकिन जो ब्रह्मास्त्र चला ईडी का, और जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक के कांग्रेस चीफ की घेराबंदी की, शिव कुमार साहब की, उसका असर उल्टा पड़ा। जब से ईडी ने घेराबंदी की शिव कुमार की, तब से राहुल की यात्रा में पब्लिक की शिरकत ज्यादा हो गई है, भीड़ बढ़ रही है। बहरहाल देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े चैलेंज की, सिरदर्द की, गुजरात। और दोस्तों, गुजरात की जो कहानी है वो भी कर्नाटक जैसी अजीब कहानी है। और कहानी ये है कि एक गुमनाम सा मुख्यमंत्री है, एक गुमनाम सी कैबिनेट है। उस कैबिनेट ने क्या काम किया किसी को पता नहीं है। और मुख्यमंत्री का तो हाल ये है कि मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ कि उनका नाम भूपेंद्र सिंह है या भूपेंद्र पटेल है। कई बार गलती कर चुका हूँ लाइफ में। बहरहाल अब इस गुमनामी के साथ साथ एक और मुसीबत है गुजरात में। 27 साल बीजेपी लगातार यहाँ राज कर रही है, तो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन की सरकार है। 8 साल से दिल्ली संभाले हुए हैं मोदी जी, तो 8 साल वो, 27 साल ये, 35 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। और इस सत्ता विरोधी लहर के बीच में एक आदमी आ गया झाड़ू लेकर, अरविंद केजरीवाल। और कांग्रेस वैसे ही रूरल एरियाज में मजबूत है। केजरीवाल की रैलीज में, केजरीवाल की सभाओं में जिस तरह से भीड़ आ रही है, उससे बेचैनी बढ़ रही है मोदी जी की। और मोदी जी अब खुद कूद गए हैं गुजरात की रणभूमि में। मुझे बताया गया है कि आने वाले 3 महीनों में उनके जो इंगेजमेंट्स हैं, उनके जो फ्यूचर इंगेजमेंट्स हैं, उनको कम किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अब मोदी जी गुजरात में देंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले महीने वो 2 दिन गुजरात में थे, अब फिर वो 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को, 9, 10 एंड 11 अक्टूबर मोदी जी फिर गुजरात में जा रहे हैं। वो मेहसाना जाएंगे और तमाम सभाएं करेंगे। तो आने वाले 2-3 महीनों में मोदी जी दिल्ली छोड़कर अपने होम स्टेट में आपको दिखेंगे। और सारा का सारा आप कह सकते हैं जिम्मेदारी गुजरात को जिताने की उन्होंने ले ली है। लेकिन यहाँ भी एक मुसीबत है, यहाँ भी एक पेच है। पेच ये है कि अभी तक केजरीवाल रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण अंचलों में सक्रिय थे जहाँ कांग्रेस मजबूत है। अब धीरे धीरे केजरीवाल झाड़ू लेकर शहर की तरफ आ रहे हैं और शहर में बीजेपी मजबूत है गुजरात में। और ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है मोदी जी के लिए। मोदी और शाह के लिए चैलेंज नंबर 3, यानी चुनौती नंबर 3, या यूं कह लीजिए तीसरा सबसे बड़ा सिरदर्द, वो बन गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी छोड़ी है और तेजस्वी से हाथ मिलाया, ये जो आप कह सकते हैं आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, दरअसल ये कास्ट इक्वेशंस का गठबंधन है जो बिहार में बहुत भारी पड़ रहा है बीजेपी में। और इसीलिए गुजरात छोड़कर जहाँ चुनाव है, हिमाचल छोड़कर जहाँ चुनाव है, बार बार अमित शाह पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। अभी 23-24 तारीख को पिछले महीने ही उन्होंने एक सीमांचल में रैलियां करी, पूर्णिया में थे, किशनगंज में थे, माहौल गर्म कर दिया वहाँ पर। अब वो 11 तारीख को छपरा जा रहे हैं। ये बार बार वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक चीज़ अमित शाह को लगती है कि बिहार, वो स्टेट जहाँ पिछली बार 40 में से 39 आउट ऑफ 40 पूरा स्वीप कर दिया था उन्होंने बिहार, और मोदी को एक बड़ी संख्या दी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। इस बार बहुत ही कमज़ोर स्थिति है बीजेपी की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि अगर आज की तारीख में वहाँ चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए 10 सीट जीतना मुश्किल है। अब अमित शाह का ये जो बार बार दौरा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 नवंबर को, आने वाले 3 नवंबर को 2 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, मोकामा में और गोपालगंज में। और ये जो बाई इलेक्शन है 2 सीटों पर, ये तय कर देगा कि बीजेपी कितने पानी में है और ये गठबंधन, महागठबंधन कितने पानी में, यानी अमित शाह कितने पानी में है और नीतीश कुमार कितने पानी में। तो ये एक्चुअली एक शोडाउन है। और अमित शाह येन केन प्रकीर्ण, वो चाहते हैं किसी भी सूरत से ये दोनों के दोनों सीटें वो जीत जाएं और फिर
वो नीतीश कुमार पर काउंटर करें। लेकिन इनपुट से आ रही हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ पर और तेजस्वी एक बेहतर स्थिति में। और अगर ये चुनाव 3 नवंबर का चुनाव 2 सीटों पर अगर नीतीश कुमार ने जीत लिया, तो आप कह सकते हैं कि बिहार में शाह की भैंस वाकई पानी में चली गई। हम दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। यानी जिस रास्ते पर भी देखें, जिधर भी निगाह करें, नज़र करें, वहीं कोई ना कोई मुश्किल मुसीबत का पहाड़ खड़ा है। और शाह और मोदी जी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, ये मैंने आपसे शुरू में कहा था। ये जो 3 बड़े सिरदर्द मैंने आपको बताया फौरी तौर पर, इससे भी बड़ा एक सिरदर्द है, और वो है ये साहब दत्तात्रेय होसबोले। अब इनको आप यूं कहिए कि ये जनरल सेक्रेटरी नहीं आरएसएस के, ये आरएसएस हैं। आरएसएस कहीं ना कहीं अंदर से, भीतर से बहुत खुश नहीं है। ऐसे ही जैसे बीजेपी के कई सांसद हैं, कई सीनियर लीडर्स हैं, वो मोदी शाह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से खुश नहीं है। आरएसएस इज़ नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी कंफर्टेबल, ये हकीकत है। और इसलिए कुछ दिन पहले जो दत्तात्रेय होसबोले, जो नंबर 2 हैं मोहन भागवत जी के साहब के बाद, उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश मुसीबतों से घिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम तरह के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही, ये जो सवाल उठा है, किसी ने सोचा नहीं था कि आरएसएस भी ऐसा कह सकती है। जो बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो महापरिवार है, परिवार भी ऐसी बात कर सकता है। इसके पीछे क्या है? मुझे लगता है कि एक वीडियो तो मैंने आरएसएस पर पहले भी बनाया है, जो नाराज़गी को लेकर, वो आप देख सकते हैं। लेकिन होसबोले ने जो बोला है, आने वाले समय में उससे एक चीज़ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और गुजरात लॉबी भी आमने सामने आने वाली है। इस डेवलपमेंट पर मेरी नज़र रहेगी, और ये बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक मुद्दा है, जिसका असर 2024 के चुनाव में सीधा पड़ेगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए इस सिरदर्द को, इस चैलेंज को, इस मुसीबत को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया। अब दोस्तों, चैलेंजेस तो हैं, मुसीबतें तो हैं, और चारों तरफ से हैं। लेकिन ये जो मोदी जी हैं, शाह साहब हैं, बीजेपी के 2 शीर्ष नेता या शीर्षस्थ नेता, सबसे बड़े 2 ताकतवर नेता आज की तारीख में मुल्क के, जिनके हाथ में इस लोकतंत्र की सारी लगाम, सारी ताकत उनकी मुट्ठी में है, इनकी एक खासियत भी ऐसे नहीं पहुंचे। ये आखिरी वक्त तक लड़ते हैं। फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर है, मेहनत भी करते हैं और कोशिश करते हैं, हर तरह का शस्त्र इस्तेमाल करते हैं बाजी जीतने के लिए, और अक्सर बाजी पलट भी देते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ये आप कह सकते हैं कि इतने टॉप पर हैं। लेकिन इस बार थोड़ा रास्ता मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि बिहार में असली रणभूमि में बैटल लड़ा जाएगा 2024 का, मैंने पहले भी आपको बताया था। इस बार अमित शाह को शेर नहीं, सवा शेर मिल गया है। नीतीश कुमार वाकई सवा शेर हैं, जहाँ तक सियासी तिगड़मबाजी की बात हो, या फिर अनुभव की बात हो, तजुर्बे की बात हो, या हर तरह के दांव पेच की बात हो। तो एक तरफ सवा शेर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे। दिन ब दिन एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रहा है, और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी, हिंदी हार्टलैंड में पहुंचेगी, शबाब पर आएगी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र को पार करेगी, यानी बीजेपी के किलों को पार करेगी। राहुल गांधी को तब असेस करना पड़ेगा कि ये अब कितनी बड़ी चुनौती मोदी के लिए बनने जा रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चुनौतियां भी मोदी के आगे हैं, इसलिए रास्ता आसान वाकई नहीं है। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, और ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी तो 5 महीने तक ये यात्रा चलेगी, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ और हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो
आम लोगों तक नहीं पहुँचे, तो फिर उनके जहन में सिर्फ वही तस्वीरें होंगी जो दिन भर गोदी मीडिया दिखाती है। तो कम से कम उसको काउंटर करने के लिए आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। ओपिनियन चेंज होती है इससे, लोगों को एक दूसरी तस्वीर दिखती है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और फिर आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता हूँ, आपके आइडियाज़ का मैं इंतज़ार करता हूँ। वो भी आप ज़रूर देखें कि आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और बेल आइकॉन आप ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।